हाय एवरीवन। हम लोग हिंदी में भाषा लिपि और व्याकरण पढ़ रहे हैं और इसमें पिछला वीडियो काफी क्वालिटी खराब होने के कारण बच्चों को समझ में नहीं आया, तो मैं इसको दोबारा बना रहा हूं। आज में हम क्वेश्चन आंसर और रिक्त स्थान और सही गलत भी करेंगे, तो कुछ इसको शॉर्ट में हम लोग समझते हैं जल्दी से। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। तो ये भाषा के बारे में हुआ। देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, लिखित में हम लोग लिखकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और मौखिक में बोलकर हम लोग अपनी बात को पहुंचाते हैं। मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। आप लोगों को सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात यह याद रखना है कि ये जो 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसमें पहला लिखा हुआ है मातृभाषा, दूसरा राजभाषा, तीसरा राष्ट्रभाषा और चौथा है मानक भाषा, पांचवा है संपर्क भाषा और छठा है बोली। ये अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा। आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में इसको लिखिएगा। तो मैं इसको एक बार बोल देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मातृभाषा, जो भाषा शिशु जन्म के बाद अपने माता पिता तथा आत्मीयजनों से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। दूसरा नंबर है राजभाषा, सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में सरकारी कामकाज की भाषा घोषित की गई। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। तीसरा है राष्ट्रभाषा। भारत एक विशाल देश है जहां अनेक भाषाएं बोली जाती है। हिंदी देश के अनेक राज्यों में बोली और समझी जाती है, इसलिए भारतीय संदर्भ में हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। अब चौथा पॉइंट है मानक भाषा। मानक भाषा यानी शुद्ध भाषा। किसी क्षेत्र में एक ही भाषा के कई स्थानीय रूप प्रचलित होते हैं। इनमें से जिस रूप का प्रचलन साहित्य, शिक्षा, व्यापार आदि क्षेत्रों में होता है वह भाषा मानक रूप कहलाता है। मानक भाषा पूर्णतः व्याकरण के नियमों पर आधारित होती है। आइए हम लोग पांचवा समझते हैं। नंबर 5वां, संपर्क भाषा। अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग जिस भाषा में एक दूसरे से संवाद करते हैं वह संपर्क भाषा कहलाती है। भारत में अंग्रेजी और हिंदी संपर्क भाषाएं हैं। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संपर्क भाषा का काम करती है। बोली, व्यावहारिक बोलचाल में प्रयुक्त भाषा बोली कहलाती है। भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन बोली का क्षेत्र सीमित होता है। इसे भाषा का क्षेत्रीय रूप भी कह सकते हैं। भोजपुरी, गढ़वाली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि भारत की कुछ प्रचलित बोलियां हैं। अब हम लोग व्याकरण को सीखते हैं। तो व्याकरण में देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप की पहचान कराकर शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण के भाग, ये आप लोगों को ये पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लेना है और ये वाला भी लिखिएगा। व्याकरण के विभाग, व्याकरण के 3 विभाग है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है, अब ये एक शॉर्ट नोट है, आप लोगों को इससे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए आप इन पॉइंट को अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा, लिखिएगा। पहला है भावों तथा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप है, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा कई रूपों में जानी जाती है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा, संपर्क भाषा, बोली आदि। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत के गणतंत्र की राजभाषा है। 14 सितंबर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हिंदी को राष्ट्रभाषा और अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आइए हम लोग सही गलत को समझते हैं। सही कथन के सामने आप लोगों को सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। क नंबर है, संकेतों द्वारा विचारों के आदान प्रदान को सांकेतिक भाषा कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ख
ख नंबर का है राजभाषा का अर्थ है राजाओं की भाषा, तो गलत। राजभाषा का अर्थ कुछ और होता है, यहाँ पर राजा की भाषा नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। ग मुख्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा मौखिक भाषा है, तो यह भी गलत हो गया। मौखिक भाषा नहीं, मुख्य व्यक्ति सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित है, तो यह बिल्कुल सही है। और ड नंबर में है बोली भाषा का क्षेत्र रूप है जिसका विस्तार बहुत दूर तक नहीं होता है, तो यह भी बहुत सही है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करते हैं। दिए गए वाक्यों को पूरा करें। भाषा के दो रूप, ये रिक्त स्थान है। नंबर क, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हम कई भाषाओं को एक लिपि में लिख सकते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। शुद्ध बोलना और लिखना सीखने में व्याकरण हमारी मदद करता है। विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। इनमें से कौन सा रूप प्रयुक्त होता है? प्रश्न क्रमांक तीसरा हम लोग हल कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ इसको दिया हुआ है क में एसएमएस। एसएमएस में हम लोग लिखित रूप करते हैं, भाषा का कौन सा रूप प्रयोग करते हैं? लिखित रूप प्रयोग करते हैं। नंबर ख में देखिए, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में भी लिखित रूप ही प्रयोग किया जाता है। नंबर ग में देखिए, एफएम रेडियो में जब हम एफएम रेडियो सुनते हैं तो हम लोग मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें हम सुनते हैं। यातायात संचालन में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, संकेत से हम लोग समझते हैं। और गार्ड द्वारा झंडी दिखाने में भी सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। वाद विवाद प्रतियोगिता में मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। आइए हम प्रश्न क्रमांक चौथा हल करते हैं। इन भाषाओं के सामने इनकी लिपि का नाम लिखिए। तो देखिए, एक तरफ भाषा लिखिए और आपको उसकी लिपि लिखनी है। तो कन्नड़ किस लिपि में लिखी जाती है? कन्नड़ लिपि में ही लिखी जाती है। उर्दू जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम है फारसी। और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कोंकणी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जापानी जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम है कांजी काना। और फ्रेंच रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो इसको भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है अच्छे से। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5वां हम लोग हल करते हैं। भारत के इन राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए, भारत में एक तरफ राज्य दिया है और आपसे भाषा पूछ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। तेलंगाना में तेलुगु भाषा बोली जाती है। ओडिशा में ओडिया भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश में आप सबको पता है हिंदी भाषा बोली जाती है। और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। आइए हम लोग प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। ये प्रश्न क्रमांक मैंने होमवर्क के लिए रखा है क्योंकि इसमें आप लोगों को समझना है कि क्या करना है। देखिए, मैं प्रश्न को समझा देता हूँ। भारत के 5 शहरों के नाम देवनागरी और रोमन लिपि में लिखना है। एक तरफ आप लोग देवनागरी मतलब हिंदी में लिखिएगा और दूसरा है रोमन मतलब इंग्लिश में आप लोगों को लिख दिएगा। मुंबई हो गया। आप लोग अपने आसपास के बड़े शहरों के नाम भी ले सकते हैं और आप जिस शहर घूमने गए हैं उसका नाम भी आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको अपने अपने अकॉर्डिंग या अपने अपने अनुसार कीजिए, आप लोग को काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, हम प्रश्न क्रमांक 7वां हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां है क नंबर। 4 बोलियों के नाम लिखिए। देखिए, 4 बोलियों के नाम है। पहला है भोजपुरी, दूसरा है गढ़वाली, तीसरा राजस्थानी और चौथा है बुंदेलखंडी। आइए हम प्रश्न क्रमांक ख को हल करते हैं। 6 विदेशी भाषाओं के नाम लिखिए जो विदेशों में बोली जाती हैं। तो ठीक है, हम लोग इसको लिखते हैं। पहला है अंग्रेजी, दूसरा है जर्मन, तीसरा है जापानी, चौथा है डच, 5वां है स्पेनिश और छठा है अरबी। कोई एक वाक्य किन्हीं 4 भाषाओं में लिखिए। देखिए, आप लोग को यदि याद है ये तो आप लोग कर सकते हैं और यदि याद नहीं है तो आप लोग इसको रहने दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों का पाठ आज कंप्लीट होता है। ये हमने पूर्ण कर लिया है। इसमें हमने पढ़ा भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा और लिपि और व्याकरण में आप लोगों ने पढ़ा। यदि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना चाहे तो मैं आपको एक बार वीडियो को अच्छी क्वालिटी में दिखाने की कोशिश करता हूं। आप लोग इसको जरूर पढ़िए। आप लोगों को काफी कुछ समझ में आएगा इस पाठ से और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। कुछ बच्चे पढ़ते हैं और कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ आप लोग जरूर पढ़िए। आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। और आप लोग इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। ठीक है।
ओके, थैंक यू।